इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एंशिएंट इजिप्ट को दिखाते हुए, जहाँ के एक बहुत ही बड़े राजा का नाम फेरौन था। फेरौन ने तो इजिप्ट की पूरी सत्ता अपने हाथों में लेकर रखी थी। साथ ही साथ फेरौन अक्सुनामून नाम की एक लेडी से प्यार भी किया करता था। फेरौन तो अक्सुनामून के साथ शादी करके इस पूरे साम्राज्य को साथ में चलाना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सुनामून को फेरौन बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। अक्सुनामून तो इमेथेफ नाम के एक प्रीस्ट से प्यार करती थी, जो राजा फेरौन के ही साम्राज्य में काम किया करता था। अक्सुनामून और इमेथेफ का प्यार एक समय पर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से भाग जाएंगे। इमेथेफ एक बहुत ही अच्छा प्रीस्ट था, लेकिन साथ ही साथ उसके पास अच्छी ताकतों के साथ बुरी ताकतें भी थी। इमेथेफ ने तो एक ऐसे ब्लैक मैजिक की किताब बनाई थी जिससे कि किसी भी मरे हुए आदमी को जिंदा किया जा सकता था, और यही सारी चीजें इमेथेफ को काफी ज्यादा खतरनाक बनाती थी। लेकिन कुछ समय के अंदर ही राजा फेरौन को अक्सुनामून और इमेथेफ के प्यार के बारे में पता चल गया, और अब राजा फेरौन उन दोनों को ही जान से मरवाना चाहते थे। लेकिन अक्सुनामून और इमेथेफ ने अपनी जान बचाने के लिए राजा फेरौन की हत्या कर दी। लेकिन फेरौन की पूरी सेना को इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए सभी सैनिक अक्सुनामून और इमेथेफ के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ अक्सुनामून इमेथेफ को बता रही थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मर गई तब इमेथेफ अपनी ब्लैक मैजिक की किताब से उसे वापस से जिंदा कर सकता है। इसीलिए बहुत बार रिक्वेस्ट करने के कारण इमेथेफ इस बात के लिए मान गया था। यहाँ बहुत सारे सैनिक जब अक्सुनामून के पास आते हैं उसे पकड़ने के लिए, तब अक्सुनामून ने खुद ही वेपन उठाया और अपने पेट में मार दिया, जिससे कि वो वहीं पर मर जाती है। इमेथेफ तो अब किसी भी तरीके से बचते हुए अक्सुनामून की डेड बॉडी को लेकर अपने सभी साथियों के पास आ जाता है। इमेथेफ ने तो अब जल्द से जल्द अपनी ब्लैक मैजिक की किताब से अक्सुनामून को जिंदा करने का प्रोसेस चालू कर दिया था। लेकिन तभी उस जगह पर राजा फेरौन के सभी सैनिक आ जाते हैं, जिन सभी ने इमेथेफ और उनके साथियों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। और अब इमेथेफ ने जो क्राइम किया था उसे अब तक की सबसे बुरी सजा मिलने वाली थी। दरअसल इमेथेफ को जिंदा ही दफना दिया जाएगा एक ताबूत के अंदर। सभी सैनिक जल्द से जल्द इमेथेफ की बॉडी पर जिंदा ही पट्टी बांधने लगे थे, और अब इमेथेफ को बहुत ही बुरा श्राप देकर उसे ताबूत में बंद कर दिया गया, जिसके अंदर सैनिकों ने ऐसे कीड़े डाल दिए थे जो सालों तक इमेथेफ की बॉडी खाते रहेंगे। अक्सुनामून की डेड बॉडी को भी उसी तरीके से दफना दिया गया था। उस ताबूत को एक अजीब तरीके के लॉक से बंद कर दिया गया था, जिसे कि कोई भी नहीं खोल सकता। इमेथेफ के ताबूत के ऊपर वो सारी चीजें अप्लाई की गई जिससे कि वो कभी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इमेथेफ के पास तो ब्लैक मैजिक की शक्तियां थी और वो जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए अब इमेथेफ के ताबूत को इन्यूबस नाम के एक इजिप्ट के देवता की मूर्ति के नीचे दफनाया गया, जिससे कि इन्यूबस की पूरी शक्तियां उसे रोकने में कामयाब हो जाएं। लेकिन उन सारे सैनिकों और इजिप्ट वालों को क्या पता था कि इन फ्यूचर अगर इमेथेफ के ताबूत को ओपन किया गया तो पूरा इजिप्ट उसकी कार्य शक्तियों से श्रापित हो जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ कई हजार साल बीत जाते हैं। भले ही इजिप्ट के एंशिएंट पिरामिड्स अब रेत के अंदर दब चुके हैं, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स अभी भी बाहर दिखाई देते थे, और सभी को इस बारे में पता था कि इजिप्ट की उन सारी जगहों पर काफी सारे गोल्डन ज्वेलरीज और खजाने मौजूद हैं। तो आसपास की सभी सेनाएं ट्राई करती थी कि वो इजिप्ट की उस जगह को हथिया लें, इसीलिए कई सारे सैनिकों के बीच लड़ाइयां भी होती थी। अब हमें रिक नाम का एक अमेरिकन सोल्जर दिखाया जाता है जो सैनिकों के साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन अब अपनी जान बचाकर भागते समय कई सारे सैनिकों ने रिक को घेर लिया था। रिक तो छुपने के लिए पत्थरों वाले इलाके में आ जाता है, पर अचानक थोड़ा सा आगे बढ़ते ही सभी सैनिक वहाँ से भाग गए थे। रिक को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। तब जाकर पता चलता है कि उसके ठीक पीछे एन्यूबस देवता की मूर्ति है, और उस जगह की रेत में बहुत सारी श्रापित आत्माएं मौजूद हैं। वो सारी बुरी आत्माएं अब रिक के ऊपर हमला करने लगी थी और उसे पकड़ने लगी थी। रिक किसी भी तरीके से बचता हुआ वहाँ से दूर जाता है। हमें रेत के अंदर तो एक बड़ा सा चेहरा दिखाई दिया जो काफी खतरनाक दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी रिक किसी भी तरीके से भागता हुआ वहाँ से दूर चला गया था। रिक को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि इन सारी बुरी आत्माओं के बारे में तो उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। अब यहाँ कुछ साल और बीत जाते हैं। हमें अब बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी के अंदर एवेलिन नाम की एक लेडी दिखाई जाती है। एवेलिन एक इजिप्टोलॉजिस्ट थी, यानी कि एवेलिन को इजिप्ट की सारी लैंग्वेज बोलना और पढ़ना आता था। उसे तो इजिप्ट के बहुत सारे एंशिएंट राज के बारे में पता होता है। दरअसल इजिप्ट की पूरी फैमिली इसी प्रोफेशन में कई सालों से काम किया करती थी। वो इजिप्ट से एंटिक चीजें लेकर आते और उन्हें काफी बड़े दामों में बेचा करते। एवेलिन की तो फैमिली बिजनेस ही होता है एंटिक चीजें जमा करना। एवेलिन का एक भाई भी था जिसका नाम जॉन होता है। अब यहाँ एवेलिन के भाई जॉन को एक अजीब तरीके की चाबी मिली होती है। एवेलिन ने जब उस चाबी को अच्छे से खोल कर देखा तब उसके अंदर से एक मैप मिलता है। उस मैप को पढ़ने के बाद एवेलिन को अंदाजा हो चुका था कि ये
एंशिएंट इजिप्ट की वही जगह है जहाँ पर काफी सारे खजाने मिल सकते हैं। और साथ ही साथ एवलिन ने उस जगह की प्राचीन कहानियां भी सुनी होती हैं जो और किसी की नहीं बल्कि एमोथेफ और अक्सनामून की थी। अब एवलिन को जल्द से जल्द वहां जाकर सारी चीजें पता करनी थी, इसीलिए वो जॉन के साथ एक ओनर के पास आ जाती है जो उस जगह पर जाने की परमिशन दिया करता था। बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ओनर ने एवलिन को मना कर दिया, क्योंकि ओनर बताता है कि जो भी इंसान आज तक उस प्राचीन जगह पर गया है जिंदा लौटकर वापस नहीं आया और वो जगह बहुत ही ज्यादा श्रापित है। लेकिन एवलिन को तो ये बातें पता करनी थी कि आखिर वहाँ पर मौजूद क्या है और वहाँ का खजाना भी लेना था। इसीलिए अब एवलिन अपने भाई से पूछने लगी कि आखिर तुम्हें ये चाबी किसने दी। जॉन अब अपनी बहन एवलिन को लेकर एक जेल में आ जाता है जहाँ पर उसे एक ब्रिटिश आदमी ने यही चाबी दी होती है। वो ब्रिटिश आदमी और कोई नहीं बल्कि रिक ही था जो हाल ही में हुई जंग के कारण जेल में बंद होता है। रिक को जब पता चला कि एवलिन और जॉन खजाने को ढूंढ रहे हैं तब वो कहता है कि सबसे पहले तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा, क्योंकि रिक ही एक ऐसा इंसान था जो उस प्राचीन जगह पर जाकर जिंदा वापस आया है। हालांकि एवलिन इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन उसी दिन रिक को फांसी दी जाने वाली थी। सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं और रिक को जान से मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन एवलिन वहाँ के जेलर से बातें करती है और उसे कई सारे डॉलर्स देती है जिससे कि वो रिक को जिंदा छोड़ दे। लेकिन फिर भी जेलर मानता नहीं और रिक को फांसी पर लटका देता है। तब जाकर एवलिन ने जेलर को बताया कि हम एक खजाने की तलाश में जा रहे हैं और अगर वो खजाना हमें मिल गया तो तुम उसका 25% रख सकते हो। ये बातें सुनते ही रिक को आजाद कर दिया जाता है। रिक को जब पता चला कि एवलिन ने इस हद तक उसकी मदद की है तब वो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो एक तरीके से एवलिन को पसंद भी करने लगा था। अब वो सभी लोग अपने सफर पर जाने के लिए एक बोट को हायर कर लेते हैं जिसके अंदर रिक और उसके सभी साथी तो जा रहे थे, लेकिन कुछ और ऐसे अमेरिकी लोग होते हैं जो सेम टू सेम उन्हीं की तरह उस एंशिएंट प्लेस पर जाकर खजाना ढूंढना चाहते थे। रिक को तो बोट पर बेनी नाम का एक आदमी मिलता है जो उसी के साथ लड़ाई में शामिल था, लेकिन उस समय बेनी रिक को धोखा देकर वहां से भाग गया। इस बात का बदला रिक बेनी से ले भी लेता है। अब वो सारे अमेरिकी लोगों की टीम एवलिन से कह रहे थे कि तुम वो खजाना कभी नहीं ढूंढ पाओगी और अब जाने अनजाने में दोनों टीम्स के बीच एक तकरार होने लगी कि सबसे पहले वो खजाना कौन ढूंढेगा। सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे उस एंशिएंट प्लेस पर जाकर खजाना ढूंढने के लिए, लेकिन अब अचानक उनकी शिप के ऊपर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने पूरी बॉडी पर ब्लैक मास्क पहना था। दरअसल ये राजा फेरौन के वंशज होते हैं जो आज तक उनकी लेगेसी संभाल रहे थे और उन्हें पता होता है कि एमोथेफ को आजाद नहीं होने देना चाहिए, इसीलिए वो एवलिन के ऊपर आकर अटैक करने लगे थे क्योंकि एवलिन के पास ही वो चाबी है जिससे कि एमोथेफ को आजाद किया जा सकता है। इसीलिए वो सारे नकाबपोश एवलिन और उसके सभी साथियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब रिक वहाँ पर आकर एवलिन की तुरंत ही मदद करता है और उसे लेकर पानी में कूद जाता है क्योंकि अब उन सारे लोगों ने शिप के ऊपर आग जो लगा दी थी। सभी लोग एक एक करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर ही रिक एवलिन जॉन किनारे पर आ गए थे। उनके साथ तो वो भी आदमी मौजूद था जिसे कि एवलिन ने 25% देने का वादा किया है। अब एवलिन उन सभी लोगों को लेकर उसी एंशिएंट प्लेस की तरफ बढ़ने लगी थी जहाँ पर वो खजाना मौजूद है। वो तो जल्द से जल्द वहाँ पहुँच भी जाते हैं। एवलिन ने इन सारी चीजों के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च की थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द नई टेक्निक्स की मदद से पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता भी ढूंढ लेती है। सभी लोग अब उस पिरामिड के अंदर पहुंच चुके थे। एवलिन की पूरी टीम अब पिरामिड के अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा होता है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब एवलिन ने वहाँ पर पड़ी हुई एक मिरर का डायरेक्शन चेंज किया। मिरर के ऊपर सनलाइट पड़ने की वजह से उसके रिफ्लेक्शन बाकी मिरर्स पर जा रहे थे, जिससे कि उस चैम्बर के अंदर काफी सारी रोशनी आ गई। दरअसल पुराने समय में बिजली बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी, इसीलिए तब के लोग सूर्य की रोशनी और मून की रोशनी का यूज करके यहाँ पर उजाला करते थे। अब बहुत ही ज्यादा चौकन्ना होकर रिक, एवलिन, जॉन साथ में मिलकर आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन थोड़ी दूरी पर उन सभी का आमना सामना उन्हीं अमेरिकन टीम वालों से हुआ होता है जो कि यहाँ पर सबसे पहले उस खजाने को ढूंढने आए थे। दोनों टीम्स के बीच एक कंपटीशन लग गया था कि सबसे पहले खजाना कौन जीत कर जाता है। अब यहाँ पर वो आदमी जिसने की एवलिन से 25% लेने का वादा किया था, वो सभी से अलग होकर अकेले ही खजाना ढूंढने निकल पड़ता है। जेलर तो अब लगातार एक गुफा के अंदर जाता जा रहा था जहाँ पर उसे एक दीवार मिलती है। इस दीवार के ऊपर तो अजीब तरीके की आकृतियां बनी हुई थी। जेलर ने जब दीवारों के ऊपर अजीब तरीके के स्ट्रक्चर्स देखे तब उसे लगा कि ये काफी ज्यादा एंशिएंट हो सकते हैं और बहुत ही ज्यादा कीमती होंगे, इसीलिए जेलर उन छोटे स्ट्रक्चर्स को बाहर निकालने लगा। लेकिन जैसे ही वो उस टुकड़े को बाहर निकालकर
जमीन पर गिराता है उस टुकड़े के अंदर से अचानक एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकला था और वो कीड़ा जमीन पर गिरते ही जिंदा हो गया। वहीं अब अमेरिका की वो टीम कुछ मजदूरों की मदद से वहाँ के एक दरवाजे को ओपन करा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इन्हीं दरवाजों के पीछे खजाना हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा ओपन किया गया उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक गैसेस निकलने लगी। इन गैसेस ने तो उन सारे मजदूरों को पूरी तरीके से जला कर रख दिया था और ये गैसेस यहाँ पर इसीलिए लगाई गई थी कि कोई यहाँ पर आ ना पाए। एवलिन, जॉन और रिक भी पता लगा रहे थे कि आखिर अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है जिससे कि उन्हें खजाना पहले मिल जाए। जॉन उस चैम्बर के अंदर कुछ न कुछ अजीब सी चीजें कर रहा था, तभी अचानक उनके ठीक बीचों बीच से एक ताबूत बाहर निकलता है। उस ताबूत के ऊपर एक निशान था जिसके अंदर वो चाबी डाली जा सकती है जो अभी एवलिन के पास थी। एवलिन और रिक तो इस ताबूत को ओपन करके देखना चाहते थे कि आखिर इसमें है क्या, लेकिन वो जैसे ही ऐसा करने जाते हैं तभी जेलर काफी जोर से चिल्लाने लगा। वो तीनों भी जेलर के पास चले गए थे। जेलर तो मदद के लिए उनके पास आ चुका था। तब जाकर पता चलता है कि जो छोटे छोटे कीड़े उसने बाहर निकाले थे वो अब जेलर की बॉडी के अंदर तक घुसते जा रहे हैं। एवलिन और रिक भी उसे बचाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो छोटे कीड़े जेलर की पूरी बॉडी में घुसकर उसे खाने लगे थे। जेलर तो लगातार भागते हुए एक दीवार से टकराता है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। एवलिन, रिक और जॉन ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा डर गए थे, इसीलिए अब वो सब फिलहाल के लिए पिरामिड से बाहर निकलकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। उन्हें अब पता चल चुका था कि ये जगह कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है, यहाँ पर और भी खतरनाक चीजें मौजूद हो सकती हैं जिसका इन फ्यूचर उन्हें सामना करना पड़ेगा। तभी उस जगह पर राजा फेरौन के कई सारे वंशज आ जाते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने कुछ समय पहले एवलिन के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। उन सभी का एक सरदार होता है जिसका नाम स्मिथ था। स्मिथ रिक के साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों को वार्निंग दे रहा था कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो कल सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो शायद तुम सब में से कोई नहीं बच पाएगा। ये कहकर स्मिथ अपने पूरे लोगों को वहाँ से लेके चला जाता है, लेकिन रिक और एवलिन को अब तक नहीं समझ में आया कि आखिरकार स्मिथ ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन जॉन उन्हें ये बताने लगता है कि शायद इस जगह पर काफी सारा सोना मौजूद होगा, इसीलिए वो सभी लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। और यही रीजन होता है कि सभी लोग अगले दिन से ही खुदाई में लग गए थे। अमेरिकी लोगों की उन टीम को खुदाई के दौरान एक बक्सा मिलता है। उस बॉक्स को बाहर निकालकर जब उन्होंने ओपन किया तब उसके अंदर इमोथेफ की वही ब्लैक मैजिक वाली बुक मिली थी, लेकिन इसकी ताकत के बारे में अभी उन अमेरिकी टीम्स को बिल्कुल भी नहीं पता था। वहाँ पर तो 5 ऐसे छोटे खिलौने भी रखे होते हैं जिनके अंदर अक्सना मून के ऑर्गन्स मौजूद थे और वो भी पूरी तरीके से श्रापित होते हैं। अमेरिकन की वो टीम काफी ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये काफी यूनिक चीज है और इसके बदले उन्हें काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। वहीं अब एवलिन, रिक और जॉन अपनी रिसर्च करते हुए एक ताबूत के पास पहुंच गए थे जो और किसी का नहीं बल्कि एमोथेफ का ही था। रिक और एवलिन ने किसी भी तरीके से उस ताबूत को ओपन किया जिसके अंदर एक मम्मी मौजूद थी और उसकी बॉडी अभी भी गल रही होती है। एवलिन नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये पूरी जगह कई 100 साल पुरानी है और इतने समय तक तो किसी भी मम्मी की बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाती थी। आखिरकार ये बॉडी कैसे इतनी टाइम तक सरवाइव करके रखी है। उस ताबूत के ऊपर काफी सारी इजिप्ट भाषा में चीजें लिखी हुई थी जिससे कि एवलिन अच्छे से पढ़ने लगी क्योंकि उसे इजिप्ट लैंग्वेज काफी अच्छे से आती है। वहाँ लिखा हुआ था कि अगर एमोथेफ वापस से जिंदा हो गया तो इस पूरी इजिप्ट के ऊपर एक श्राप लग जाएगा और एमोथेफ अपनी काली शक्तियों की मदद से सभी को मार देगा। एवलिन को तो एक प्राचीन बुक की तलाश थी जिसका नाम एमुंड्रा था। वो एक गोल्डन कलर की बुक होती है जिसके अंदर काफी रहस्य छुपे हुए थे। हालांकि काफी ज्यादा सर्च करने के बाद एवलिन को वो गोल्डन बुक तो नहीं मिलती, लेकिन उसे पता चल गया था कि उन अमेरिकी लोगों को वो ब्लैक बुक मिली है जिसे कि बुक ऑफ डेथ कहा जाता है। इसीलिए एवलिन तुरंत ही उन अमेरिकी लोगों के पास चली जाती है और उस ब्लैक बुक को चुरा लेती है। हालांकि रिक ने एवलिन को काफी ज्यादा मना भी किया था, लेकिन एवलिन इसके बावजूद भी उस ब्लैक बुक को ओपन कर देती है और अब एवलिन ने उस ब्लैक बुक के अंदर लिखी हुई भाषा को थोड़ा सा पढ़ लिया था जो किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकती थी। वो सारे मंत्र पढ़ने के बाद अचानक चारों तरफ काफी तेजी से हवाएं चलने लगती हैं और एमोथेफ के ताबूत के अंदर जो मम्मी थी वो भी अब जिंदा हो जाती है। यानी कि एमोथेफ पूरी तरीके से जिंदा हो चुका था, लेकिन उसकी पावर्स अभी उसे मिली नहीं होती। उस जगह की चारों तरफ एकदम तूफान सा आने लगा था जिससे कि सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वहीं एमोथेफ की मम्मी अब ताबूत से बाहर निकल चुकी थी जो सामने आने वाले सभी को मारते जा रही होती है। एवलिन, रिक और जॉन तो अपनी जान बचाकर उस पिरामिड के अंदर आ चुके थे, लेकिन अब वहाँ पर वही खतरनाक छोटे छोटे कीड़े काफी भारी मात्रा में आ जाते हैं जो उन सभी को काटने के लिए उनका पीछा करने लगे। रिक किसी भी तरीके से एवलिन और जॉन को बचाता है और एक सेफ जगह पर लेकर जाता है, लेकिन इन्हीं सारी चीजों में एवलिन एक दूसरी चैम्बर के अंदर पहुंच गई। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि अब तो रिक
भी उसके साथ नहीं है। वो जैसे ही आगे की तरफ गई तभी अचानक उसके सामने अमेरिकी टीम का एक मेंबर होता है। उसने जैसे ही एवलिन की तरफ देखा तब ये पता चला कि उस आदमी की आंखें गायब हो चुकी हैं। दरअसल कुछ देर पहले इस आदमी को एमोथेफ की मम्मी ने देख लिया था, जिसके बाद वो पूरी तरीके से कर्स कर देती है और उसकी आंखों को निकाल लेती है। एवलिन काफी तेजी से चिल्लाने लगी थी, इसीलिए अब इन सारी आवाजों को सुनकर एमोथेफ की मम्मी भी वहां पर आ गई। एमोथेफ को पता होता है कि वो ब्लैक बुक में से सारे वर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एवलिन ने पढ़े हैं, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था। लेकिन सही समय पर वहां रिक आ जाता है, जिसने अपनी शॉर्ट गन की मदद से एवलिन को बचा लिया था। हालांकि एमोथेफ अभी भी एवलिन के पीछे पड़ा हुआ होता है, लेकिन रिक ने अपनी शॉर्ट गन की मदद से काफी सारे हमले किए, जिससे कि एमोथेफ की मम्मी काफी कमजोर होकर नीचे गिर जाती है। रिक तो एवलिन, जॉन और अमेरिकी लोगों की पूरी टीम के साथ वहां से दूर भागने लगा, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका होता है कि यहाँ पर आना उनकी सबसे बड़ी गलती है। और अब एमोथेफ की मम्मी जिंदा हो चुकी है, यानी कि उन्हें भी कर्स लग चुका है। अब बाहर निकलते ही उन सभी के सामने राजा फेरौन की वही वंशज आ चुके थे, जिनके लीडर का नाम स्मिथ होता है। स्मिथ तो रिक और बाकी सभी लोगों को पहले से ही समझा रहा था कि तुम सभी यहाँ से चले जाओ, और अब उन सभी से सबसे बड़ी गलती हो चुकी है, यानी कि इतने सालों से उनकी वंशज वाले इस पूरी जगह को प्रोटेक्टेड कर रहे थे ताकि एमोथेफ की बॉडी वापस जिंदा ना हो पाए, और अब वो जिंदा हो चुका है तो पूरी जगह कर्ज हो जाएगी और अब वो सभी लोग एक एक करके मारे जाएंगे। अब हम यहाँ पिरामिड के अंदर रिक के उसी दोस्त बेनी को देखते हैं, जो पूरी तरीके से खो गया था, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही उसके सामने एमोथेफ की मम्मी आ जाती है। एमोथेफ से काफी ज्यादा डरने के कारण बेनी अलग अलग भाषाएं बोलने लगा था, जिससे कि वो बच जाए। एंड में जाकर वो मिस्र के मजदूरों वाली भाषा बोलता है। एमोथेफ की मम्मी बेनी को मारती इससे पहले वो रुक जाती है, और अब उसने कहा कि तुम मेरे काफी ज्यादा काम आओगे, इसीलिए एमोथेफ ने बेनी को अपना गुलाम बना लिया। वहीं अब रिक, जिसने की इतनी खतरनाक चीजों को देखा था, वो अब एवलिन से कहता है कि हम यहाँ पर एक मोमेंट भी नहीं रुकेंगे, सुबह होते ही हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन एवलिन कह रही थी कि एमोथेफ को जिंदा करने का काम भी हमने किया है, तो हम इस तरीके से पूरे मिस्र को खतरे में डालकर नहीं जा सकते थे। पर रिक एवलिन की एक भी बात नहीं मानता, क्योंकि उसे अपनी जान की बहुत परवाह थी। साथ ही साथ अब उन अमेरिकन की पूरी टीम भी समझ जाती है और वो भी वहां से जाने की प्लान कर रहे थे, क्योंकि एमोथेफ की ताकत के बारे में उन्हें भी अंदाजा था। लेकिन उन सभी को नहीं पता होता कि एमोथेफ की जिंदा होने की वजह से पूरे मिस्र के अंदर एक महामारी फैलने लगी है। एमोथेफ तो बेनी के साथ अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा के घूमता है और उसी अमेरिकन के पास आ जाता है, जिसकी आंखें उसने निकाल ली थी। एमोथेफ भले ही जिंदा हो चुका था, लेकिन उसके पास उतनी पावर्स नहीं होती और वो काफी कमजोर होता है, इसीलिए वो अपने मास्क को उतारता है और उसी अमेरिकन आदमी की पूरी बॉडी की शक्ति एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद एमोथेफ को थोड़ी सी शक्तियां मिल चुकी थीं और वहीं उस अमेरिकन आदमी की पूरी बॉडी एकदम से सूख जाती है। यहाँ रिक, एवलिन और बाकी लोगों को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि पूरे मिस्र के अंदर महामारी फैलना स्टार्ट हो चुकी है, और ये सारी चीजें एमोथेफ ही कर रहा था। रिक एवलिन को ये सारी बातें बताने के लिए चला ही जाता है, लेकिन अब आसमान में से गरम गरम लावे गिरने लगे थे, जो एमोथेफ ही कर रहा था। एमोथेफ तो एवलिन को लेने के लिए वहां पर भी आ जाता है। रिक एमोथेफ को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी गोलियां बिल्कुल भी काम नहीं करती। एमोथेफ पहले से काफी ताकतवर हो चुका था। अब एमोथेफ की मम्मी जैसे ही एवलिन को पकड़ने जाती, तभी अचानक पियानो के ऊपर एक बिल्ली आकर गिरती है, जिससे कि एमोथेफ काफी ज्यादा डरने लगा और वहां से धूल बनकर उड़ जाता है। दरअसल ये प्राचीन कहावतें थी कि जितनी भी मम्मीज होती हैं, वो बिल्लियों से बहुत ही ज्यादा डरा करती थी, और वो सारी चीजें भी अब एमोथेफ के साथ भी हो रही होती हैं। एमोथेफ तुरंत ही एवलिन को बिना लिए वहां से चला गया। रिक बाकी सभी लोगों के साथ एक दूसरे कमरे में आ जाता है, जहां पर अब स्मिथ के साथ साथ वही लाइब्रेरी का मैनेजर आ चुका था, जिसने कि कुछ समय पहले एवलिन और जॉन को मना किया था कि वो इस जगह पर ना आए। दरअसल वो लाइब्रेरियन भी राजा फेरौन के वंशज से ही था, जो इस पूरी जगह को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन अब लाइब्रेरियन ने रिक और एवलिन को बताया कि तुम लोगों ने एमोथेफ को जिंदा करके सबसे बड़ी गलती की है, और अब वो समय के साथ ताकतवर होता जाएगा, जिसके बाद वो हम सभी को मार सकता था। ये सबसे बड़ी समस्या है जो उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व करनी होगी। लेकिन अब एवलिन काफी ज्यादा सोचने के बाद अपना एक लॉजिक लगाती है। उसे ये पता था कि ब्लैक बुक की मदद से जो स्पेल पड़े हुए हैं, उससे एमोथेफ जिंदा हो चुका है, तो वो गोल्डन बुक जिसका नाम अमुंड्रा था, उसके स्पेल्स पढ़ने के कारण एमोथेफ वापस से आत्माओं की दुनिया में जा सकता था, क्योंकि ये गोल्डन बुक उस ब्लैक बुक के एकदम अपोजिट काम किया करती थी। लेकिन वो लाइब्रेरियन और स्मिथ उसे समझाते हैं कि तुम्हें ये गोल्डन बुक जल्द से जल्द ढूंढकर स्पेल पढ़ना होगा, नहीं तो एमोथेफ इसी तरीके से अपनी शक्तियां बढ़ाते रहेगा और हम सभी को मार देगा। रिक को पता था कि एवलिन की जान खतरे में है, इसीलिए वो पूरी तरीके से उसके ऊपर नजर रखने लगा। थोड़े समय के अंदर ही रिक को ये पता चल गया कि उसका दोस्त बेनी अब एमोथेफ का साथी बन चुका है, इसीलिए अब रिक ने बेनी को काफी ज्यादा टॉर्चर किया, जिसके बाद उसे सब कुछ पता चल जाता है एमोथेफ के बारे में। बेनी ने तो ये बताया
बताया कि एमोथेफ जल्द से जल्द अपनी प्रेमिका एक्सुना मून को जिंदा करने वाला है और इसके लिए वो एवलिन की बलि देगा। ये बातें सुनने के बाद रिक काफी ज्यादा डर गया। वहीं अब एमोथेफ अपनी पावर्स बढ़ाता जा रहा था, लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब करके। दरअसल एमोथेफ उन 5 मूर्तियों को ढूंढ रहा था जिसके अंदर एक्सुना मून की बॉडी पार्ट्स काट कर रखे गए होते हैं, और अगर एक बार ये सारे पार्ट्स उसके पास मिल गए तो वो एक्सुना मून को जिंदा करके और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अब एक दिन एवलिन जब अपने कमरे में सो रही थी तो एमोथेफ वहां पर आ गया था उसे लेकर जाने के लिए। वो तो एवलिन को पूरी तरीके से अपने वश में कर लेता है, लेकिन रिक और उसके सभी साथी तुरंत ही उस जगह पर आ चुके थे और रिक को तो एमोथेफ को कैसे रोकना है ये अच्छे से पता था। एमोथेफ जब रिक के ऊपर हमला करने गया तभी रिक ने एक बिल्ली उसके सामने दिखा दी, जिससे कि एमोथेफ की मम्मी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से निकल जाती है। रिक ने तो एवलिन की जान बचा ली, नहीं तो एमोथेफ उसे लेकर चला जाता। अब रिक, जॉन और सभी लोगों को ये पता था कि एमोथेफ को किसी भी तरीके से एक्सुना मून को जिंदा करने से रोकना है, इसीलिए वो सभी मिलकर उसी एंशिएंट पिरामिड की तरफ जाने लगे थे। लेकिन अब एमोथेफ की शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि उसने सारे मिस्र के लोगों को अपने काबू में कर लिया था और वो सभी लोग एक साथ आकर एमोथेफ के कहने पर रिक और उसकी पूरी टीम वालों को मारना चाहते थे। रिक, जॉन और उसके सभी टीम मेंबर्स के पास बहुत ही कम समय था, इसीलिए अब एवलिन उन सभी को लेकर एक पत्थर के पास आ जाती है। एवलिन ने तो उस प्राचीन पत्थर पर लिखे हुए शब्दों को पढ़कर ये पता लगा लिया था कि वो गोल्डन बुक कहाँ मिलेगी। उसने ये सारी चीजें एरिक को भी बता दी थी, इसीलिए वो सभी लोग एक कार पर बैठकर दूर जा रहे होते हैं। लेकिन अब उन सभी का रास्ता वही लोगों ने रोक लिया था जो अभी तक एमोथेफ के कंट्रोल में थे। थोड़ी दूर पर जाते ही एमोथेफ अपनी पूरी सेना लेकर आ जाता है और अब उन लोगों ने तो एरिक, एवलिन, जॉन और सभी को घेर लिया था। एमोथेफ, जिसने अभी तक इतने सारे लोगों की बॉडी की पावर्स एब्जॉर्ब कर ली थी, इसीलिए उसे एक अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर मिल जाता है। एमोथेफ तो एवलिन से कह रहा था कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को मार दूंगा। यहाँ एवलिन बहुत ज्यादा सोचती है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था एमोथेफ के साथ जाने के सिवाय, लेकिन वो रिक से कहती है कि मैं एमोथेफ के साथ जाती हूँ और उसे डिस्ट्रैक्ट रखती हूँ, तब तक तुम गोल्डन बुक ढूंढकर वो स्पेल पढ़ो जिससे कि एमोथेफ को मारा जा सकता है। एमोथेफ एवलिन को लेकर तो निकल गया था, लेकिन उसने अपने सभी लोगों को कह दिया कि तुम रिक और उसके दोस्तों को मार दो, यानी कि एमोथेफ ने उनके साथ धोखा किया है। वो सभी लोग जो आउट ऑफ कंट्रोल थे वो रिक और उनके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे जान से मारने के लिए, लेकिन रिक किसी भी तरीके से जॉन और स्मिथ को लेकर वहां से निकल जाता है। अब वो तीनों लगातार ट्रैवल करते हुए रेगिस्तान वाले इलाके में पहुंच गए थे, लेकिन अभी उन्हें काफी लंबा रास्ता तय करना था। अब उन्हें एक कैप्टन मिलता है जो कि प्लेन चलाता था, इसीलिए रिक उस कैप्टन को अपने एम के बारे में बताता है कि कैसे पूरी दुनिया को खत्म होने से वो बचा सकते थे। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद कैप्टन मान जाते हैं उन सभी को प्लेन में बिठाकर दूसरी जगह लेकर जाने के लिए। रिक और उसकी पूरी टीम प्लेन के अंदर बैठकर उस जगह पर जाने लगी थी, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में अब एमोथेफ को भी पता चल चुका था। वो अपनी काली ताकतों की मदद से पूरे रेगिस्तान की मिट्टी उस प्लेन के ऊपर मारने लगता है, जिससे कि प्लेन एक बहुत ही बड़े तूफान में फंस गई थी। एवलिन भी उस जगह पर होती है और वो कभी नहीं चाहेगी कि रिक और बाकी लोगों की जान जाए, इसीलिए उसने एमोथेफ का ध्यान भटकाने के लिए उसे डायरेक्टली किस कर लिया। इस वजह से एमोथेफ का ध्यान भटकता है और रिक और बाकी लोग प्लेन की मदद से दूसरी तरफ चले गए थे। एवलिन की मुलाकात तो बेनी के साथ भी हुई थी, जो अब एमोथेफ का साथी बन चुका था। वो बेनी को काफी ज्यादा बुरा भला कहती है, लेकिन बेनी जानता था कि अगर वो एमोथेफ का साथ नहीं देगा तब वो उसे ही जान से मार देगा। अब एमोथेफ ने तो अपनी मम्मीज की सेना बनाना स्टार्ट कर दिया। वो सारे मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है और उनसे मदद मांगता है कि तुम सभी मुझे पावरफुल बना दो। एमोथेफ ने तो अपनी लवर एक्सुना मून की बॉडी को भी जिंदा करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए वो एवलिन की जान कुर्बान करेगा। वहीं अब दूसरी तरफ रिक, जॉन और स्मिथ एक साथ पहुंच चुके थे राजा फेरौन की उस महल के अंदर। वहां पर तो राजा फेरौन का काफी सारा खजाना रखा हुआ होता है जो आज तक किसी ने नहीं ढूंढा था, लेकिन रिक और जॉन को किसी भी तरीके से यहाँ पर वो गोल्डन बुक ढूंढनी होगी। पर वो जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं वहां पर एमोथेफ के भेजे गए वो सभी ममीज आ चुके थे, जो रिक, जॉन और स्मिथ के ऊपर हमला कर देते हैं। पर वो तीनों भी पीछे नहीं हटते, उन्होंने भी अपने पास मौजूद गन की मदद से सारी ममीज को मारना स्टार्ट कर दिया। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद अब रिक और जॉन को वो गोल्डन बुक मिल भी गई थी, जिसे लेकर वो जल्द से जल्द अब एवलिन को बचाने के लिए आने लगे। यहाँ एमोथेफ को अब वो चाबी मिल चुकी थी जिससे कि वो अपने ब्लैक मैजिक वाली किताब को ओपन कर सकता था। उसने तो अब अपने काले मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो सारे मुर्दों को जिंदा कर देता है। साथ ही साथ वो एवलिन की बलि भी चढ़ाने वाला था, जिससे कि एमोथेफ एक्सुना
रामोन को वापस जिंदा कर दे। सारी चीजें एकदम प्लान के हिसाब से चल रही थी और कई सारी मम्मीज वापस से जिंदा हो जाती हैं। लेकिन बहुत ही कम समय में रिक और उसके सभी साथी वहां पहुंच चुके थे। जॉन तो वो गोल्डन बुक लेकर एमोथेफ को डिस्ट्रैक्ट करने लगा और वहीं रिक इसका फायदा उठाकर एवेलिन को आजाद कर देता है। सारी की सारी मम्मीज जो जिंदा हो चुकी थी वो रिक के ऊपर हमला करने लग जाती हैं। एवेलिन तो जॉन को कह रही थी कि गोल्डन बुक पर लिखे गए स्पेल्स तुम पढ़ने लग जाओ। जॉन को भी थोड़ी सी इजिप्ट लैंग्वेज आती थी, इसीलिए वो धीरे धीरे पढ़ने लगा। रिक भले ही उन सारी मम्मीज से लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन एक समय के बाद वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया और अब अचानक सभी मम्मीज एक साथ रिक के ऊपर हमला करने गई। ये स्पेल पढ़ते ही वो सारी मम्मीज एक जगह पर रुक गई और अब वो एमोथेफ को छोड़कर जॉन की बातें मानने लगी, क्योंकि जॉन ने ही गोल्डन बुक में से सारे स्पेल्स पढ़े थे। एमोथेफ को इस बात पर काफी गुस्सा आता है और अब वो जॉन के पीछे पड़ चुका था, पर तब तक जॉन वो स्पेल्स भी पढ़ देता है जिससे कि वो सारी मम्मीज उसके कंट्रोल में हो गई थी। जॉन ने तो उन मम्मीज से ये तक कह दिया था कि मुझे छोड़कर एमोथेफ को मारो, इसीलिए वो सारी मम्मीज अब एमोथेफ के भी पीछे पड़ गई। इन सारे मौके का फायदा उठाकर एवेलिन अब जॉन के पास पहुंचती है और उस गोल्डन बुक को पढ़ने लगती है। एमोथेफ तो रिक का गला पकड़कर उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी एवेलिन ने वो लास्ट स्पेल भी पढ़ दिया, जिससे कि एमोथेफ की आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड में खींची चली जाती है। हालांकि अभी भी एमोथेफ की बॉडी जिंदा थी, लेकिन इससे पहले वो एवेलिन के ऊपर हमला करता रिक ने एक चाकू की मदद से उसे मार दिया, जिससे कि एमोथेफ एक अजीब तरीके के लिक्विड के अंदर चला जाता है और उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब यहाँ बैनी ने तो सारे सोने जमा कर लिए थे जिसे कि वो बाहर जाकर बेचना चाहता था, लेकिन गलती से उसने एक ऐसे पत्थर को दबा दिया जिससे कि पिरामिड के अंदर सारी दीवार अपने आप ही बंद होने लगे थे। रिक, जॉन और एवेलिन किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर पिरामिड से बाहर निकलने लगे। इन सारी चीजों में वो अपने साथ एक भी सोना नहीं ले पाते, पर वहीं बैनी सारे सोने को लेकर एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहाँ पर वही खतरनाक कीड़े होते हैं जो इंसानों की बॉडी में जाकर उन्हें खा लेते। बैनी के ऊपर इतने सारे कीड़ों ने हमला किया कि उसे तुरंत ही खत्म कर दिया और वो पूरा पिरामिड टूटने लगता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि रिक और उसके सभी साथी बाहर आ जाते हैं। उनके साथ तो स्मिथ भी सही सलामत बाहर आ चुका था और अब रिक और एवेलिन काफी ज्यादा खुश होते हैं कि जो गलती उन्होंने की थी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।